नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पेंटिंग कैसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का भविष्य बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के यूरोप की और राष्ट्रवाद की उन जड़ों के बारे में जहां एक आर्टिस्ट के सपने ने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर देश डेमोक्रेटिक हो, मतलब कोई राजा नहीं, कोई तानाशाही नहीं। कितना जबरदस्त ख्याल है ना। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट ने ठीक यही सपना देखा था। और सिर्फ देखा ही नहीं, उसे अपनी मशहूर पेंटिंग्स की एक पूरी सीरीज में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे उस कलाकार के सपने को, फिर उस पेंटिंग में छुपे रहस्यों को खोलेंगे। इसके बाद राष्ट्र राज्य के आइडिया को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे एक क्रांति से राष्ट्रवाद पैदा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक कलाकार का सपना। बात करेंगे फ्रेडरिक सोरियो के 1848 के विजन की। तो सोरियो का जो सपना था ना, उसे यूटोपियन विजन कहते हैं। यूटोपियन मतलब एक ऐसी आइडियल दुनिया की कल्पना जो उस जमाने में सच होना लगभग नामुमकिन सा लगे। यह सपना था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बनी एक दुनिया का। सोचिए, ये उस समय के राजा महाराजाओं के शासन के लिए कितनी बड़ी, कितनी सीधी चुनौती रही हो। ठीक है, तो अब हम सोरियो के सपने की इंपॉर्टेंस तो समझ गए हैं। अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। उनकी उस फेमस पेंटिंग में छिपे सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सारे सिंबल्स को डिकोड करेंगे। पेंटिंग के बिल्कुल सेंटर में देखिए, यूरोप और अमेरिका के लोगों का एक लंबा सा जुलूस है। पर ध्यान से देखिएगा, ये कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं है। ये अलग अलग देशों के लोग हैं जो सब एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक आंदोलन का प्रतीक। और ये जुलूस कहाँ से गुजर रहा है? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी मूर्ति के पास से। अब इस मूर्ति को देखिए। इस फीमेल फिगर के एक हाथ में है ज्ञान की मशाल, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर रही है, और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। मतलब साफ है, आजादी सिर्फ राजाओं से नहीं चाहिए, बल्कि विचारों की आजादी भी चाहिए। अब जरा जमीन पर नजर डालिए। मूर्ति के पैरों के पास क्या दिख रहा है? टूटे हुए ताज, बिखरे हुए राजदंड। ये सब क्या है? ये सब एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, मतलब निरंकुश राजशाही के अंत का सिंबल है। सोरियो हमें दिखा रहे थे कि देखो, तानाशाही का दौर अब खत्म हो गया है और उसके टुकड़े इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हैं। और इस जुलूस में हर देश की अपनी एक अलग पहचान है, अपने झंडे से, अपनी खास ड्रेस से। सब एक लाइन में है, लेकिन सबकी अपनी आइडेंटिटी है। सबसे आगे देखिए, फ्रांस का तिरंगा जुलूस को लीड कर रहा है। उसके ठीक पीछे है जर्मनी, अपने काले, लाल और सुनहरे झंडे के साथ। फिर ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, रूस और बाकी देश भी हैं। ये राष्ट्रों की एक परेड जैसी है, जहां सब अलग होते हुए भी एक साथ हैं। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी कुछ हो रहा है। ऊपर देखिए, ईसा मसीह, संत और फरिश्ते सब इस सीन को देख रहे हैं। और वो सिर्फ देख नहीं रहे, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रों के बीच ये जो नया भाईचारा बन रहा है, ये सिर्फ इंसानों की कोशिश नहीं है, इसे तो ऊपर वाले की भी मंजूरी मिली हुई है। तो अब ये तो साफ है कि सोरियो की पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तो चलिए अब इसकी पीछे के उस आइडिया को समझते हैं जिसने सपने को हकीकत बनाने की नींव रखी। ये सब एक बहुत खूबसूरत कल्पना थी, है ना? लेकिन सवाल यही है कि ये नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य का आइडिया हकीकत में कैसे आया? ये जमीन पर कैसे उतरा? तो इसका जवाब छिपा है नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में। ये एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल मॉडल था। इसमें क्या था? इसमें यह था कि लोगों की पहचान अब किसी राजा या एम्पायर से नहीं, बल्कि अपनी कॉमन भाषा, अपनी संस्कृति, अपने साझे इतिहास से थी। अब लोग किसी की प्रजा नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा थे, एक नेशन के सिटीजन थे। और सोरियो की कला इसी बहुत बड़े बदलाव को सेलिब्रेट कर रही थी। पर सवाल यह है कि इतना पावरफुल आइडिया आया कहां से? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की आग लगा दी? इसकी शुरुआत होती है 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने नेशनल आइडेंटिटी की आग जलाई। फिर आया नेपोलियन। उसने जब पूरे यूरोप में अपने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए तो पुराने एम्पायर्स को तोड़ा और अनजाने में ही इन नए आइडियाज को और फैला दिया। अब हुआ क्या कि लोग बाहरी शासन के खिलाफ एकजुट होने लगे और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को और भी मजबूती से पकड़ने लगे।
और देखते ही देखते 1848 तक ये एक ऐसा सपना बन गया जिसे पूरा यूरोप देख रहा था। तो जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि सोरियो की पेंटिंग सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं थी। नहीं, ये उस जबरदस्त पॉलिटिकल चेंज का एक रिफ्लेक्शन थी, एक आईना थी जो पूरे यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है। फ्रेडरिक सोरियो का ये जो सपना था 1848 का, एक ऐसी दुनिया का जहां सारे देश एकजुट और डेमोक्रेटिक हों, वो सपना आज की दुनिया में कितना रेलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है, जरा इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सोच हमें इतिहास और हमारे आज के बीच का वो गहरा कनेक्शन दिखाती है। जरा 19वीं सदी की दुनिया की कल्पना कीजिए। दुनिया के नक्शे पर लकीरें रोज बदल रही थीं। बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे और उनकी जगह ले रहा था एक नया और बहुत ही पावरफुल आइडिया, राष्ट्रवाद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आखिर ये आइडिया था क्या जिसने देशों को एक बिल्कुल नई पहचान दी? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो इस राष्ट्रवाद से पहले दुनिया कैसी थी? सोचिए, बड़े बड़े साम्राज्य थे जिन पर किसी राजा या किसी एक खानदान का राज चलता था। उनकी प्रजा में अलग अलग तरह के लोग थे जिन्हें आपस में जोड़ने वाली कोई एक पहचान, कोई एक डोर नहीं थी। पर फिर आया एक क्रांतिकारी बदलाव, राष्ट्र राज्य का विचार। यहां पावर का सेंटर ही बदल गया। असली ताकत अब किसी राजा के पास नहीं, बल्कि उन नागरिकों के पास थी जो खुद को एक दूसरे से, एक साझा पहचान से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो ये राष्ट्र राज्य आखिर है क्या चीज? इसे एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए। यहाँ के लोग सिर्फ किसी राजा की प्रजा नहीं है, नहीं, वो एक साझा कहानी, एक जैसी संस्कृति और एक साझे इतिहास का हिस्सा है। यहाँ सरकार सबकी होती है, कानून सबके लिए बराबर होता है और सबसे जरूरी बात, लोगों के दिलों में एक हम की भावना होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हम वाली फीलिंग है, ये जो साझा पहचान है, ये आती कहाँ से है? क्या ये अपने आप हवा में पैदा हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये अपने आप नहीं बनती। इसे गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, संघर्षों से, बलिदानों से और अनगिनत लोगों की लगातार कोशिशों से। तो चलिए सबसे पहले उन कॉमन आइडियाज की बात करते हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। आखिर ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? अक्सर ये माना जाता है कि एक राष्ट्र बनाने की एक फिक्स रेसिपी होती है। मतलब एक ही नस्ल के लोग ले लो, एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले और एक तय जमीन का टुकड़ा, इन सबको मिला दो और बस तैयार है एक राष्ट्र, है ना? लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई इतना सिंपल है? क्या सिर्फ इन 4 चीजों से एक राष्ट्र बन जाता है, या फिर असली कहानी में कोई ट्विस्ट है? और यही कहानी में एंट्री होती है 19वीं सदी के एक फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनेन की। उन्होंने इन सारी आम धारणाओं को एक झटके में चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, रुको, कहीं हम राष्ट्र को बिल्कुल गलत तरीके से तो नहीं समझ रहे? और फिर उन्होंने एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा गहरी परिभाषा दुनिया के सामने रखी। बात है साल 1882 की। जगह थी पेरिस की मशहूर सोरबॉन यूनिवर्सिटी। यहां अर्नेस्ट रेनेन ने एक भाषण दिया जिसका टाइटल था राष्ट्र क्या है। ये एक ऐसा भाषण था जिसने राष्ट्र को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। रेनेन ने कहा, भूल जाइए नस्ल, भाषा और धर्म को। एक राष्ट्र की आत्मा सिर्फ 2 चीजों से बनती है। एक साझा अतीत, वो महान कहानियां, वो कुर्बानियां, वो गौरव के पल जो सबकी यादों का हिस्सा हों। और दूसरी, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एक साझा वर्तमान। मतलब आज इस पल में एक साथ रहने की इच्छा और उस विरासत को मिलकर आगे ले जाने का संकल्प। अपने इस कमाल के विचार को समझाने के लिए रेनन ने एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर का इस्तेमाल किया, एक ऐसी मिसाल दी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। अब रेनिन के आइडिया को समझने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, जनमत संग्रह, या जिसे अंग्रेजी में प्लेबिसाइट कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब किसी बड़े मुद्दे पर देश के सारे लोग मिलकर सीधे वोट करते हैं। और इसी शब्द का इस्तेमाल करके रेनन ने वो बात कही जो आज तक गूंजती है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र का अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह है। सुनने में कितना साधारण लगता है, पर यह बात बहुत गहरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि राष्ट्र कोई पत्थर की बनी पुरानी इमारत नहीं है जो सदियों से बस खड़ी है। नहीं, यह हर रोज, हर सुबह
दोबारा बनाया जाता है। ये सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि इसके करोड़ों लोग हर सुबह उठकर जाने अनजाने में ये फैसला करते हैं कि हाँ, हमें आज भी साथ रहना है। ये एक रोजाना किया जाने वाला वादा है। अब देखिए, रेनन का ये विचार सिर्फ फिलॉसफी की किताबों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने इस आइडिया को एक बहुत बड़ी और जरूरी चीज से जोड़ा, और वो है आजादी, यानी स्वतंत्रता। रेनन का मानना था कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रों का होना हम सब की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। जरा सोच कर देखिए, अगर पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही सुपर पावर का राज हो तो तानाशाही को कौन रोकेगा? ये अलग अलग राष्ट्र ही उस खतरे के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और इतिहास में इस सोच का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। यह शायद पहली बार था जब आम लोगों ने खड़े होकर कहा, हम किसी राजा की प्रजा नहीं हैं, हम खुद एक राष्ट्र हैं। और उन्होंने सत्ता राजा के हाथ से छीनकर अपने हाथों में ले। तो आखिर में रेनिन का ये विचार हमें एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक राष्ट्र सच में हर रोज होने वाले एक चुनाव है, तो वो कौन सी वजह हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो करोड़ों लोगों को हर एक दिन एक साथ रहने के लिए हाँ कहने पर प्रेरित करती हैं? इस पे जरूर सोचिएगा कि राष्ट्र या नेशन का ये जो आइडिया है, ये आखिर आया कहाँ से। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं फ्रांसीसी क्रांति में, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए पता लगाते हैं कि कैसे एक क्रांति ने राष्ट्र के इस पावरफुल विचार को जन्म दिया। जरा सोचकर देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था। सदियों से चली आ रही राजशाही को तो उखाड़ फेंका, लेकिन अब उसकी जगह क्या, उस खालीपन को कैसे भरा जाए? राजा के बिना देश कैसे चलेगा? और इसका जवाब था एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव। पहली बार यह कहा गया कि असली शक्ति किसी एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों में, सभी नागरिकों में है। यानी जो लोग कल तक सिर्फ प्रजा थे, अब वो नागरिक बन चुके थे। ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही रैडिकल विचार था। इतिहास में पहली बार पावर एक इंसान से निकलकर पूरे समाज के पास आ रही थी। पर इसने एक नई मुश्किल भी खड़ी कर दी। अब सवाल ये था कि इन सारे लोगों को, जो अब देश के मालिक थे, उन्हें एक साथ एक धागे में कैसे पिरोया जाए। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज सामने रखे गए, ला पात्रे यानी पितृभूमि और ले सितवाया यानी नागरिक। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक एहसास था, एक वादा था, एक ऐसे समाज का वादा जहां सब बराबर होंगे और सबकी एक पहचान होगी, एक फ्रांसीसी नागरिक होने की पहचान। लेकिन देखिए, सिर्फ आइडियाज से तो काम नहीं चलता है ना। इस नई सोच को, इस अपनेपन की भावना को हकीकत में बदलने के लिए क्रांतिकारियों ने कई बड़े प्रैक्टिकल कदम उठाए। चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो क्या थे। सबसे पहला और सबसे साफ दिखने वाला बदलाव था प्रतीकों में। राजा के शाही झंडे को हटाकर उसकी जगह नया फ्रांसीसी तिरंगा लाया गया। यह सिर्फ एक झंडा बदलना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ऐलान था, एक पावरफुल मैसेज कि अब असली मालिक राजा नहीं, बल्कि फ्रांस के लोग हैं। फिर पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदला गया। जो पुरानी एस्टेट्स जनरल थी, एक तरह की सामंती सभा, उसे खत्म करके नेशनल असेंबली बनाई गई। और सबसे बड़ी बात, इसे देश के नागरिक चुनते थे, यानी पावर सीधे लोगों के हाथ में आ गई थी। देखिए, एक देश सिर्फ जमीन या कानूनों से नहीं बनता, वो लोगों के दिलों में बनता है। तो इसके लिए नए नए राष्ट्रगान लिखे गए, देश के नाम पर कस्में खाई जाने लगी और क्रांति के शहीदों को हीरो की तरह याद किया जाने लगा। ये सब इसलिए ताकि एक कॉमन पहचान बने, एक कलेक्टिव मेमोरी तैयार हो। अच्छा, पॉलिटिक्स और कल्चर के अलावा इकोनॉमी को भी एक किया गया। देश के अंदर राज्यों के बीच जो अलग अलग टैक्स लगते थे, वो सब खत्म कर दिए और पूरे देश में वजन और नाप तौल का एक ही सिस्टम लागू कर दिया। इसका मकसद सिर्फ बिजनेस आसान करना नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों को एक दूसरे के और करीब लाना था। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, भाषा। उस वक्त फ्रांस में कई अलग अलग बोलियां थीं जो लोगों को बांटती थीं। तो इन सब को हटाकर पैलेस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे देश की कॉमन भाषा बना दिया गया, ताकि हर कोने के लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे को समझ सकें। अब जब फ्रांस के अंदर ये सारे बदलाव हो रहे थे, तो क्रांतिकारियों की नजरें फ्रांस के बाहर भी थीं। वे सिर्फ अपने देश को बदलकर खुश नहीं थे, उनका एक बड़ा मिशन था, और वो था अपने इन आइडियाज को, अपनी क्रांति की आग को पूरे यूरोप में फैलाना। और उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया।
उनका कहना था कि फ्रांसीसी राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है कि वो यूरोप के बाकी लोगों को भी तानाशाही से आज़ाद कराए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसने उनके मिलिट्री कैंपेन्स को एक नैतिक वजह भी दे दी। और कमाल की बात यह है कि उनके आइडियाज़ वाकई तेज़ी से फैलने लगे। यूरोप के दूसरे शहरों में, जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वहाँ के पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। ये क्लब एक तरह से क्रांति और राष्ट्रवाद के विचारों के हॉटस्पॉट बन गए थे। तो एक तरफ थे ये क्लब्स और दूसरी तरफ थी फ्रेंच आर्मी। और ये सेनाएं सिर्फ जमीनें नहीं जीत रही थीं, वो जहां भी जाती थीं अपने साथ राष्ट्रवाद का ये नया आइडिया, ये नया विचार भी लेकर जाती थीं। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने सब कुछ बदल दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। और यहां से ये कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ एक सीधा सवाल उठता है, नेपोलियन आया और उसने तो डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया, खुद को सम्राट बना लिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने क्रांति की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया? वेल, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, और यहीं पर नेपोलियन का विरोधाभास सामने आता है। हाँ, ये सच है कि उसने डेमोक्रेसी को लिमिट किया, बिल्कुल किया, लेकिन जब बात एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की आती है तो उसने क्रांति के कई अच्छे सिद्धांतों को न सिर्फ जारी रखा बल्कि उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया। तो भले ही लोगों से राजनीतिक आज़ादी छिन गई, लेकिन नेपोलियन के जो प्रशासनिक सुधार थे, जैसे कि उसका मशहूर नेपोलियनिक कोड, इन सब ने मिलकर फ्रांसीसी राज्य को ज्यादा तर्कसंगत और कुशल बना दिया। उसने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जिसने जाने अनजाने में ही सही राष्ट्र की नींव को और भी पक्का कर दिया। तो आखिर में हम इसी एक दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एक तानाशाह भी अनजाने में ही सही एक राष्ट्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है? नेपोलियन की कहानी हमें यही दिखाती है कि इतिहास और खासकर किसी राष्ट्र के बनने की कहानी कभी भी सीधी साधी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती।